हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के आज के वीडियो में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं या परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त कालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी कुलिक निगम से क्या तात्पर्य है। अगर लेख लिखा होता था उसमें श्रेष्ठी कुलिक निगम, तो इस लेख से क्या तात्पर्य है। तो गुप्त कालीन जो मुद्राएं थी उनमें जो श्रेष्ठ कुलिक निगम या श्रेष्ठ निगम या कुलिक निगम और प्रथम कुलिक का जो उल्लेख मिलता है उससे निष्कर्ष यह निकलता है कि इस समय जो साधारण व्यापारी थे वो दूर दूर तक काफिला बनाकर जाते थे व्यापार के लिए, और जो प्रधान शिल्पी थे और साधारण जो शिल्पी थे सभी की, इन सब की जो है अलग अलग कुछ श्रेणियां थी। इसीलिए हमें श्रेष्ठ कुलक निगम, श्रेष्ठ निगम, कुलिक निगम और प्रथम कुलिक का उल्लेख हमें मिलता है जो मुहरें मिली हैं उनसे। तो जो मुहरें मिली हैं वो कहां से मिली है? गुप्तकालीन जो वासाढ़ से मिली हैं हमें, प्राचीन वैशाली से जो अनेक मुहरें मिली हैं उनमें ये लिखा होता था श्रेष्ठ कुलिक निगम या श्रेष्ठ निगम या कुलिक निगम और प्रथम कुलिक। तो इन सब का तात्पर्य कुल मिलाकर उस समय जो था वो किससे था? साहूकारों एवं शिल्पियों से। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए राइट ऑप्शन होगा साहूकारों एवं शिल्पियों। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं तो व्यापारियों एवं कृषकों, तो कृषकों की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए राइट है। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, नगर प्रशासन चलाने वाले का निगम, तो ये भी सही नहीं है। राज्य के लिए कर वसूलने का निगम, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये साहूकारों का विशेष तौर से व्यापारियों और शिल्पियों का निगम था, जो श्रेष्ठ कुलिक निगम से जिसका तात्पर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका विवाह पुनः हो जाता था? मतलब जैसे किसी कारणवश जिसके पति ने उसका त्याग किया हो या चाहे वो विधवा हो गई हो, कोई ऐसी महिला हो और उसका पुनर्विवाह हो, मतलब फिर से उसकी शादी हो उसकी इच्छा से, अगर वो दूसरा विवाह कर लेती है तो उसे कहा जाता था पुनर्भू। क्या कहा जाता था? पुनर्भू। पुनर मीन्स पुनः, भू। तो आप देखें ये पुनर्भू है और इसमें ऑप्शन पुनर्विवाहिता भी है, तो कहीं आप भ्रमित ना हो। क्या कहा जाता था? पुनर्भू कहा जाता था। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो उससे जो पुत्र या जो संतान जो उत्पन्न होती थी उसे कहा जाता था पौनर्भव। क्या कहा जाता था? पौनर्भव। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, पौनर्भव किसे कहा जाता था? जो ऐसी विधवा स्त्री से संतान उत्पन्न होती थी उसे कहा जाता था पौनर्भव। और उस विवाहिता को, जो विधवा हो गई थी या जिसके पति ने जिसे त्याग दिया था, उसकी जो पुनः शादी होती थी, पुनः वो अपनी इच्छा से जब विवाह करती थी, उसे कहा जाता था पुनर्भू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लोगों को जो है जब याद आती है पितृ ऋण की तो मातृ ऋण भी याद आने लगता है, जबकि मातृ ऋण से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां जो ऋण है, देखिए यहां जो ऑप्शन दिया है वो पुत्र ऋण दिया गया है, पितृ ऋण, गुरु ऋण,
देव ऋण। तो ये जो 3 ऋण हैं, कौन से? पितृ ऋण और गुरु ऋण और देव ऋण, ये तो तीनों जो हैं क्या कहलाते हैं? त्रिऋण कहलाते हैं। त्रि मीन्स 3, ऋण मीन्स ऋण। तो त्रिऋण का सिद्धांत के अंतर्गत ये 3 ऋण आते हैं, पितृ, गुरु और देव ऋण। लेकिन पुत्र ऋण या मातृ ऋण ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निष्क्रमण के बाद और समावर्तन के पहले कितने संस्कार होते हैं? देखिए होते तो 7 हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन 7 दिया ही नहीं है, तो जो उसके करीब हो तो ऑप्शन 6 है, ये होगा। लेकिन अब हम ध्यान दें कि जो निष्क्रमण के बाद की बात की जा रही है, तो कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। 16 संस्कारा मीन्स 16 संस्कार। और 16 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इस प्रकार से 16 जो है क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। और इस 16 संस्कार में जो 16 संस्कार की बात की गई है, तो ये 16 संस्कार तो हुए, लेकिन निष्क्रमण के बाद और समावर्तन के पहले। तो निष्क्रमण के बाद देखिए क्या होगा। निष्क्रमण के बाद होगा अन्नप्राशन, चूड़ाकरण तो 2 हो गए, कर्णवेद 3 हो गया, विद्यारंभ 4 हो गया, उपनयन 5 हो गया, वेदारंभ 6 हो गया और केशांत 7 हो गया। और उसके बाद समावर्तन, लेकिन समावर्तन के पहले तो केशांत तक ये होते तो 7 हैं, लेकिन आपको प्रश्न में जब 7 ऑप्शन नहीं दिया है तो उसके करीब जो हो हम उसमें टिक लगाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं केशांत की चर्चा नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया जाने वाला अन्न ग्रहण किया जा सकता है, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यदि शूद्र पारिवारिक मित्र है तो ग्रहण किया जा सकता है, यदि ब्राह्मण शूद्र से परिचित है तो ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब प्रारंभिक जो स्मृतिकार है उसमें क्या था कि अगर शूद्र ब्राह्मण को कुछ दे रहा है, अनाज या कुछ भी दान में, तो ये ग्रहण करने योग्य नहीं था उस समय, ऐसा कहा जाता था। तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, ग्रहण नहीं किया जा सकता, राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शूद्रों के विषय में निम्नोक्त कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है जरा देख लीजिए। अरे तो नीचे चला गया। कथन है, वैदिक काल में वे दास तथा श्रमिक थे। वैदिक काल में क्या थे? दास तथा श्रमिक। तो ये सही है कि वैदिक काल में वो क्या थे? दास तथा श्रमिक थे। दूसरी बात क्या है? शतपथ ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता था। किन्हें? शूद्रों को। तो बिल्कुल ये भी सही है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देता है। मतलब कौटिल्य ने जो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी उसमें उसने विवरण ये दिया है कि व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देता है। इसका मतलब वे कृषि कार्य करते थे। पूर्व मध्यकाल में वे सत मीन्स अच्छे और असत मीन्स बुरे वर्गों में विभाजित किए गए थे। यह भी सत्य है। तो अब ध्यान दें कि जब सभी सत्य हैं तो फिर ऑप्शन हम क्या चूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी सही हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
7 निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया? तो देखिए, अल बरूनी, फाहियान, इत्सिंग और सुलेमान, ये यहां 4 नाम दिए गए हैं। अल बरूनी के बारे में आपने पढ़ा, ये एक ईरानी आदमी था और जो ईरानी यात्री था, और ये क्या किया, उज्बेकिस्तान का ये था। तो उज्बेकिस्तान, उ आधा जा, उज्बेकिस्तान, थोड़ा सा बोलने में कम बन पाता है। उज्बेकिस्तान ईरान का, तो ईरानी यात्री था। और ये जो है, इसी को भारतीय इतिहास का प्रथम जानकार कहा जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम जानकार इसी को माना जाता है। और ये जो है 1017 से 1020 के बीच में लगभग भारत आया था। इनका जो पूरा नाम है वो है अबू रेहान मुहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, ये इनका पूरा नाम है। और सुल्तान महमूद गजनवी के साथ ये जो है, जब वो आक्रमण करने भारत आ रहे थे तो उन्हीं के सेना के साथ ये आए थे। और इनकी जो रचनाएं थी वो हैं, मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो है किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है फाहियान। फाहियान क्या थे? एक चीनी यात्री थे और ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे, बौद्ध धर्म अनुयायी थे। और लगभग 399 ईस्वी में ये भारत आए और यहां इन्होंने 15 वर्षों तक ये यहां रहे। और यहाँ के बारे में इन्होंने, भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी ग्रहण की और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। इनकी जो रचना है वो मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछी जाती है वो है CU की, जिसमें भारतीय विवरण इन्होंने दिया है, भारत के बारे में पूरा विवरण दिया है। वो पुस्तक क्या है? CU की। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है वो यही है कि इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? CU की। ये परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी में भारत आया था? तो देखिए, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था वो ऑप्शन नंबर सी, इत्सिंग। इत्सिंग जो थे ये 7वीं शताब्दी के अंत में, ये भी जो है चीनी बौद्ध यात्री थे। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए और बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों में ये रहे। और उसने क्या किया? बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान वगैरह जो भी यहां था, इन सब के विषय में बहुत कुछ लिखा है। तो ये कौन है? इत्सिंग, जो 7वीं शताब्दी में भारत आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। देखिए, प्राचीन भारत में जो विद्वान ब्राह्मण को जो दान दिया जाता था वो कर मुक्त होता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ऐसे कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? अग्रहार। आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं मेरे कई वीडियो में, और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रहार ये क्या था? कर मुक्त था। और ये जो है आगे चलकर गुप्त काल में एक सामान्य परिपाटी बन गई थी, अर्थात धर्माचार्यों और ब्राह्मणों को कर मुक्ति भूमि दान हमेशा फिर किया ही जाता था। तो ये क्या कहलाता है? अग्रहार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विष्टि का तात्पर्य है, विष्टि का मतलब बेगार। अपने दिमाग में रखिए, विष्टि का मतलब है बेगार। और बेगार मीन्स खटना। जैसे कहते नहीं, मुझे मुफ्त में नहीं खटना है, मतलब मुझे बेगारी नहीं करनी है। विष्टि का मतलब बेगार या बेगारी। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत में क्या होता था, किसानों को जो है अन्य करों के अतिरिक्त काम के रूप में ये भी एक कर के रूप में देना पड़ता था, जो बेगारी थी, मुफ्त खटना, मतलब मुफ्त में काम करना पड़ता था दूसरों के लिए। समझ गए होंगे अब आप। तो इसी को कहा जाता था
वेष्टि। और आपका जो ऑप्शन है शिल्पियों पर लगाया गया कर तो गलत है, व्यापारियों पर लगाया कर ये भी गलत है। जबरदस्ती किंतु भुगतान कर कराई गई मजदूरी, भुगतान कर दिया तो फिर बेगारी कहां हुई। जबरदस्ती और भुगतान बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी मीन्स ऑप्शन नंबर डी, बिना भुगतान के, जिसमें कोई भुगतान नहीं करेंगे मतलब बेगारी कराई गई, बेकार में काम कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से दायभाग का लेखक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी में भी आता है, यहां भी आ रहा है और जगह भी ये पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से दायभाग का लेखक है कौन, जीमूतवाहन मीन्स ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता, उसको आप देखिए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है शूद्रों के मन में उच्च वर्गों के लोगों के प्रति घृणा और विद्रोह की भावना विद्यमान थी। अगला ऑप्शन है विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक उपजातियों की उत्पत्ति हुई। और लास्ट ऑप्शन है ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकारों को कायम रखा और उनमें उपजातियां उत्पन्न नहीं हुई। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। तो देखिए निम्नलिखित में से मामल्लपुरम की बात की जा रही कि इसके संस्थापक कौन है। तो इस पल्लव वंशीय शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। यहां पहले ही ऑप्शन में यह है नरसिंह वर्मन प्रथम, ये क्या थे, पल्लव वंशीय शासक थे। और नरसिंह वर्मन प्रथम का जो शासन काल रहा है वो 630 से 688, मतलब 630 से 688 इनका शासन काल रहा है। और इन्होंने क्या किया, मामल्लपुरम जिसका नाम है महाबलीपुरम, इस नगर की स्थापना इन्होंने की। तो महाबलीपुरम भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, या इसका प्राचीन नाम है मामल्लपुरम, इसको आप ध्यान देंगे मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, जो में से कुछ भी हो। तो इसके संस्थापक कौन है, पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनको एक उपाधि मिली थी, महामल्ल नामक इनको एक उपाधि मिली थी इसी के उपलक्ष्य में। जो इन्होंने इस नगर की स्थापना की थी, इनको एक उपाधि मिली थी, क्या, महामल्ल। महामल्ल ये उपाधि इनको मिली थी, किसको, नरसिंह वर्मन प्रथम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी। महासभा, पेरुनगुरी, कुरी नगरम। तो देखिए सभा या नगरम, महासभा, ये सब जो हैं क्या थे, चोल प्रशासन के अंतर्गत ये सभा, महासभा उसी को कहा जाता था, और नगरम ये सब क्या थे, ये समितियां थी, लेकिन जिसमें व्यापारियों के हितों की रक्षा की जा रही थी वो था नगरम मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो चोल प्रशासन में जो व्यापारिक नगरों में नगरम नाम का जो व्यापारियों की एक संस्था होती थी जिन्हें सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त था, तो ये क्या था, सारे मानक को पूरा करती थी इसलिए मान्यता प्राप्त थी। उनके पास अपनी सेना भी होती थी स्वयं की, जिससे वे क्या करते थे, सुरक्षा किया करते थे। तो सुरक्षा
या व्यापारियों के हितों की रक्षा की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी नगरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? अर्थात चोल किससे संबंधित है? ये जो मंदिरों का दिया गया है नाम, खजुराहो, एलोरा, भुवनेश्वर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो देखिए यहां जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो चोलों से संबंधित कौन है? तो चोलों ने तंजौर या तंजावुर का एक बृहदेश्वर मंदिर, जिसका क्या नाम है? राजराजेश्वर मंदिर भी इसका नाम है। क्या नाम है? राजराजेश्वर मंदिर। और इसको जो है किसने निर्मित करवाया? राजा कौन? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने क्या किया? तंजौर में निर्मित कराया ये बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो शिव का मंदिर है, या राजराजेश्वर मंदिर भी इसी को कहा जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चोल राजवंश के अंतर्गत शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो देखिए ये एक बार नहीं, मेरी समझ से लगभग एक आध साल छोड़कर नहीं, परीक्षाओं में लगभग ये पूछा ही जाता है, यूपीपीसीएस वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान, दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान जिसने चलाया, वो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय है वो है 1035 ईस्वी में कदारम के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध इन्होंने सफल सैनिक अभियान किया था। और राजेंद्र प्रथम ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था। उसने कडारम के श्री विजय नरेश, उस समय श्री विजय नरेश संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन को इन्होंने पराजित किया, और निकोबार द्वीप समूह एवं मलय प्रायद्वीप के कडारम सहित लगभग 12 द्वीपों पर इनका अधिकार हो गया था पूरी तरह से। तो इस हिसाब से आप देखेंगे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या लास्ट क्वेश्चन था ये, और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।